आज की क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, सर वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ था। वो लास्ट में आपने कहा ठीक है। था कि कैपिटल स्मॉल वाला कर लो, लेकिन वो अभी करने के बाद भी नहीं आया था आउटपुट। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलो तुम ही अपनी स्क्रीन शेयर करो कि अभी आपके स्पीड है कंप्यूटर की, आप शेयर करके काम कर सकते हैं या नहीं कर पाओगे? हाँ सर, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, चलो आप शेयर करो। आप क्योंकि अगर मैं कर दूँगा तो फिर आप शायद ना कर पाओ। अगर आप अपने आप से करोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ। ओके, अपनी स्क्रीन शेयर करो। यस सर, मैं कर रही हूँ। अभी वो मैं आंसर फाइंड कर रही थी। एक्चुअली मुझे लगता है सेव नहीं हुआ वो। अच्छा, चलो फिर कोई काम करते हैं, मैं कर देता हूँ और आप इसको देखना यूट्यूब पे एक-एक करके, एक स्टेप की मैं कैसे कर रहा हूँ। देन उसे वही सब कुछ जो मैंने किया है उसे ही करना समझ-समझ के, और अभी भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। ठीक है। चलो अपना खोलते हैं विजुअल स्टूडियो। और हम खोलेंगे नवंबर बैच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी काम करने के लिए हम एक काम करेंगे कि यहीं पे करने की जगह हमेशा सारा काम एक नई क्लास में करेंगे, जिससे कि क्लियर रहे। हम एक क्लास कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करो। दोबारा दिखाता हूँ ये बात जिससे कि आप समझ जाओ। हुँ। कभी हाँ भी सर, एक मेरा नई सेव क्लास बनानी हो, क्लास। जी। हाँ जी, पूछो। हाँ सर, मेरा सेव नहीं हुआ था। पता नहीं वो सेव कैसे नहीं हुआ। आई हाँ, कोई इसमें बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि हाँ, ऐसे करके वैसे तो अपने आप ही सेव हो जाता है। कोई अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, बंद भी कर दोगे तो अपने आप सेव हो जाता है। बट कोई बात नहीं, हमें क्या करना है अभी आज की क्लास का पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है ना। तो हमें क्या ओके करना सर। है, आपको कभी भी कोई नया टास्क करना है तो एक नई क्लास बना के करो। उससे आपको क्लास बनाने की भी आदत होगी। क्लास होती क्या है ये सब मैं बताऊँगा जब क्लास का टॉपिक आएगा तब। फिलहाल के लिए हम चूँकि नया काम कर रहे हैं, तो एक नई क्लास बना लेते हैं। या फिर इसी में करते हैं, क्योंकि वरना अभी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये क्लास में कैसे हो रहा है। तो इट्स बेटर कि इसी में करते हैं। क्लास का जब टॉपिक आएगा तो क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल, मतलब क्या क्वेश्चन था? ये था क्वेश्चन कि भाई 3 स्टूडेंट्स के पहले नाम पूछो, उनके नंबर्स पूछो सब सब्जेक्ट में। उसके बेसिस पे पहला तो उन्हें बताना है कि आपके टोटल नंबर कितने आए हैं, आपकी परसेंटेज कितनी आई है। और अगर आपकी हुँ। परसेंटेज कम आई है, तो आप पास हो या फेल हो, ये सब, ठीक है? हाँ, तो यस हमें क्या सर। करना है वही काम, कंसोल डॉट राइट लाइन। हमेशा पहले कभी भी हम अपने यूज़र से पूछते हैं तो अच्छे से पूछते हैं, रिस्पेक्टेड वे में। तो हम पूछेंगे, प्लीज़ एंटर फर्स्ट स्टूडेंट नेम, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हर लाइन के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है डॉट नेट में। सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, कि भाई अब लाइन, इससे क्या होता है कि डॉट नेट को पता चल जाता है कि लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है और अब उसे आगे एग्जीक्यूट नहीं करना। तो इसलिए हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। आप क्या करना है, हमें जो भी नाम बताएंगे उसका नाम सेव कर लेना है। तो लिखता हूँ स्ट्रिंग स्टूडेंट 1 कंसोल डॉट रीड लाइन। ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में सेव कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। अब सेकंड, दोबारा क्या पूछेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, हुँ। प्लीज एंटर योर मैथ्स नंबर। किसी भी सब्जेक्ट का पहले पूछ सकते हैं, उसमें कोई वैसी बात नहीं है।
अब ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को फिलहाल के लिए इंटीजर में लेते हैं, हालांकि नंबर डेसिमल में भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए क्योंकि हमें तो सिर्फ लॉजिक समझना है, हम इंटीजर लेते हैं कि मान लो सबके नंबर 10, 20, 30 ऐसे वाले आएंगे, 10.5 ये नंबर नहीं आएंगे, इसे हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। सर इसमें जो क्वेश्चंस थे जो आप प्रैक्टिस के लिए दिए थे उसमें तो ऑलरेडी मतलब ऊपर ही डिक्लेरेशन हो रहा था कि इंट का, स्ट्रिंग का और फ्लोट का। हाँ, आप ऊपर भी कर सकते हो, ये नहीं है, लेकिन ये अपना-अपना तरीका होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हाँ, हमेशा जहाँ पे वेरिएबल का यूज़ होता है, जो बेस्ट वही तरीका करना क्या है, चाहिए। हाँ, जहाँ पे यूज़ हो, अब ऊपर कर दिया, आगे नीचे यूज़ हो ना हो, क्या फ़ायदा? तो हाँ। जिसका जहाँ पे यूज़ हो, उसको वहीं पे करो, जिससे आपकी मेमोरी आप वहीं पे इस्तेमाल करो, जहाँ पे उसकी और ज़रूरत हो। और सर उसमें पब्लिक वॉइड मेन वगैरह भी लिखा था। पब्लिक वॉइड हाँ, हाँ। मेन, स्ट्रिंग, आर्गुमेंट्स। हाँ, हाँ, वो क्योंकि वो मेन मेथड के अंदर लिखा था। तो पहले क्या था, पहले डॉट नेट के अंदर एक मेन मेथड से शुरुआत करते थे। डॉट नेट के अंदर पहले मेन मेथड से शुरुआत करते थे। अब इन्होंने हुँ। थोड़ा आसान बना दिया। अब इन्होंने कहा कि आप कोई सारा कोड यहीं पे शुरू कर दो। आपको मेन मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब उसकी नीड नहीं है अब। हाँ, अब उसकी नीड नहीं है। वो कह रहे हैं अब हम अपने आप हैंडल कर लेंगे। आप यहाँ पे लिख दो। तो हमने सीधा इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है? तो हमने मैथ नंबर पूछा, कन्वर्ट कर दिया उसको इंट 32 में, जो भी आएगा नंबर, उसे पढ़ लिया और कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया कन्वर्ट? क्योंकि भाई ये इंटीजर है और वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इंटीजर में हमने कन्वर्ट कर लिया। ये मैंने पहले भी बताया था कल भी आपको कि आपको स्ट्रिंग के अलावा कोई भी चीज़ होगी तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हुँ। यस सर। अब आप हिंदी का पूछ लो और नाम मैं ऐसे रख रहा हूँ स्टूडेंट 1, मैथ्स नंबर स्टूडेंट 1 हिंदी नंबर, जिससे कि सबका नाम ऐसे ही लिख लूँ। सबको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हिंदी एसएसटी साइंस, यहाँ पे आ जाएगा साइंस और लास्ट क्या है हमारा? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, मैथ्स इंग्लिश नहीं हो ना, इंग्लिश। यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश। ठीक है, अब इसके सारे नंबर हमारे हमें पता लग गए कि भाई कितने नंबर आए, ये सब हमें पता लग गया। अब यहाँ पे इसका पहले इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल लो। रिजल्ट में रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है? पहला क्या निकालेंगे? इंट टोटल मार्क्स स्टूडेंट 1, ऐसे स्टूडेंट लिख दें, पता चल जाए स्टूडेंट 1 के टोटल मार्क्स हैं। या फिर हमने ऊपर स्टूडेंट 1 को पहले लिखा है तो यहाँ पे भी पहले लिख दो। नाम आपके हाथ में, कुछ भी लिखो, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे जिससे कि आगे भी हमारा इस्तेमाल हो जाए वो। हुँ, ठीक है सर। स्टूडेंट 1 टोटल मार्क्स क्या आ जाएगा? स्टूडेंट 1 मैथ्स नंबर प्लस, सबको प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा ना? हाँ सर। इंग्लिश। प्लस हाँ, ये तो आपने कर ही लिया। इतना तो मेरे ख्याल से आपने कर ही लिया था, राइट? हाँ, वो लास्ट में प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, कोई नहीं। तो ये तो हमने कर लिया, सबके नंबर हमने जोड़ दिए। ये लो, अब टोटल मार्क्स आ गए। अब टोटल मार्क्स कितने में से आते हैं? तो हम बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहे हैं कि ये जो टोटल कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो टोटल हुँ। कितने नंबर होंगे? तो 500 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 500 मार्क्स होगा ना, टोटल तो 500 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इंट टोटल, टोटल मार्क्स क्या है? 500 है टोटल। इसे हमने कहीं से पढ़ना नहीं है, हमने अपने आप लगा लिया कि जब सबके 100-100 नंबर जोड़ लो तो 500 होगा। ठीक है? अब ओके क्या सर। निकालना है हमें? अब निकालना है कि परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? क्या लिख देंगे? इंट स्टूडेंट 1 परसेंटेज। तो परसेंटेज कितनी हो, क्या होता है फॉर्मूला? स्टूडेंट 1 कहाँ गया? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स, इसे ले लेते हैं ब्रैकेट में।
इंटू 100 सबको डिवाइड किससे कर देंगे? टोटल मार्क्स से। ठीक है, ये परसेंटेज निकल जाएगी उसकी। अब क्या निकालना है हमें कि क्या वो पास भी हुआ है या नहीं हुआ? तो इसके लिए आएगा, कमेंट इफ करके लिख एल्स देते हैं। हाँ, इसके लिए इफ एल्स आएगा क्योंकि भाई अब कंडीशन आ गई ना। तो लिख देते हैं इफ स्टूडेंट 1 परसेंटेज इज लेस देन 33 कुछ भी, वो तो कंडीशन आपके ऊपर है, कोई भी लगा सकते हो, लेकिन हम जनरल लगाएंगे। 33 से कम वाला तो फेल ही हो जाता है। और यहाँ पे ऊपर ले लेंगे एक वेरिएबल, क्योंकि हमें उसकी परसेंटेज बतानी है। तो वेरिएबल कैसे, किस में लेंगे? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में स्टूडेंट स्टूडेंट 1 रिजल्ट। अच्छा, नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आ सकता। अगर आप स्पेस लगाओगे तो एरर आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो पहले हमने खाली स्ट्रिंग ले ली, पहले स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं लिखा अंदर। अब अगर उसके 33 से भी कम नंबर है तब तो स्टूडेंट 1 के अंदर आ जाएगा फेल है भाई तू। अब लेकिन एल्स इफ अगर 33 से कम नहीं है तो क्या होंगे? 33 से बड़े होंगे। पास। हाँ, कि 33 से अगर बड़े हैं और एंड 40 से कम है। मैंने एंड बताया था ना आपको, एंड तो दोनों कंडीशन चेक करनी है। दोनों ट्रू होनी चाहिए। हाँ करेक्ट, दोनों ट्रू हो तभी एंड में जाएगा। क्या हो गया? से सेलेक्ट कहाँ, कुछ में यहाँ क्लिक हो गया लग रहा है बटन। ओके, इज दिस बिकॉज़ ऑफ दिस। ऑलराइट, तो स्टूडेंट 1 परसेंटेज लेस देन 40 या फिर लेस देन इक्वल टू 40, कि 40 भी होगी तो भी हम क्या बोलेंगे कि रिजल्ट में क्या है? थर्ड पास। पोजीशन। नहीं, मतलब थर्ड बोलते हैं ना, जैसे पुराने जमाने में, हाँ अभी अब तो ज्यादातर ये नहीं बोलते, लेकिन 40 से कम वाले को थर्ड रैंक बोलते हैं। 40 से 60 वाले की को सेकंड रैंक बोलते हैं, 60 से प्लस वाले को फर्स्ट रैंक बोलते हैं। हम्म, तो ये थर्ड। एल्स इफ कि बड़ा हो 40 से, देखो हर लाइन के बाद ये लगाना है, सेमीकोलन लगाओगे तो वो एरर देगा। लेकिन 60 से छोटा या बराबर हो तो सेकंड आया है, सेकंड रैंक आई है। एल्स मतलब अगर इससे इनके अलावा कुछ भी है, इनके अलावा कुछ भी का मतलब वो हमेशा ज्यादा ही होगा। तो क्या आ गया? फर्स्ट। फर्स्ट। अब बस, अब आपको क्या करना है? कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दो भाई कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इज प्लस करके क्या बताएंगे? पहले स्टूडेंट का नाम क्या था? स्टूडेंट 1। यहाँ पे भी सही बोलूंगा। अब सेकंड क्या चीज है? यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट 1 प्लस, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस लिखते हैं कि दोनों को मैं साथ साथ लिखना चाहता हूं तो बीच में प्लस लगाते हैं। प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट, कि दो को जोड़ के लिखो। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट 1 गॉट द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, टोटल मार्क्स, फिर प्लस, फिर ये आउट ऑफ कितने में से? प्लस टोटल, टोटल मार्क्स में से। ओके सर, ये क्लियर? कॉलम जो है अकॉर्डिंग लगी है, मतलब स्टूडेंट में नहीं लगा, गॉट द टोटल मार्क्स में लगा है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या होता है कि ये स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिखी है, हाँ। राइट? लेकिन स्टूडेंट हम्म, 1 को देखते हैं, कहाँ पे है स्टूडेंट 1? उनके पास इंट है, मतलब स्टूडेंट में नहीं नहीं, स्ट्रिंग है। स्टूडेंट 1 तो स्ट्रिंग है ना, तो ये ऑटोमेटिकली हाँ। स्ट्रिंग है। तो जो ऑटोमेटिकली अच्छा। स्ट्रिंग है उसको अपने अंदर दोबारा से स्ट्रिंग नहीं लगा, दोबारा से ये स्ट्रिंग नहीं बनाना। वैसे ही टोटल मार्क्स क्या है? इंटीजर है वो, तो मतलब वो एक अपने आप में ही वेरिएबल है। तो उसको ऑटो, जो अपने आप में ही वेरिएबल होता है उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है
उसके ऊपर आपको डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। खाली जो आप अलग से सेंटेंस लिखते हो यहाँ पे, वहां पे डबल कोट्स लगाने की जरूरत है। ठीक क्लियर है, है कोई ओके डाउट? नो सर। ठीक है, तो जितने भी आपने वेरिएबल लिए हैं, देखो वहां पे कहीं पे भी नहीं लगा रहा डबल कोट्स, लेकिन जहां पे आप लिख रहे हो कुछ, कोई वेरिएबल नहीं लिया, वहां पे लगाना पड़ रहा है। कल को अगर आप चाहो तो इसे भी किसी वेरिएबल में सेव कर लो, फिर यहाँ पे भी नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे ठीक है चाहूं तो ये भी कर सकता हूँ। चाहूं तो देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ये लिख दिया, और यहाँ पे डिफॉल्ट स्ट्रिंग लगा दिया, तो भी वही लिखा आएगा। लेकिन ऐसे हमें करना नहीं है, खाली समझाने के लिए आपको यहीं पे यूज करो। ठीक है, ठीक है सर। अब स्टूडेंट के नंबर आ गए, नंबर बता दिया हमने, टोटल परसेंटेज बतानी है अब। क्या था, परसेंटेज था ना, परसेंटेज कितनी आ गई उसकी परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज भी पता लग गई। अब क्या बताना है कि इसका रिजल्ट क्या है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहा हूँ। स्टूडेंट 1 इज, जो भी आएगा वो बता देगा, स्टूडेंट रिजल्ट बता देगा। बस इतना ही करना है, ऐसे ही पूरा कॉपी पेस्ट करके सेकंड वाले को, पूरा कॉपी पेस्ट करके थर्ड वाले को। थर्ड वाले को, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वाले को कंपैरिजन करना है, और उन तीनों में बताना है कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। तो कंपैरिजन किसका करोगे, ओनली टोटल मार्क्स का, कि स्टूडेंट 1 टोटल मार्क्स इफ ग्रेटर देन स्टूडेंट 2 टोटल मार्क्स एंड स्टूडेंट 3 टोटल मार्क्स, तो स्टूडेंट 1 फर्स्ट, अदरवाइज स्टूडेंट 2 फर्स्ट, अदरवाइज थर्ड फर्स्ट। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर। तो पहले से चला के देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। जो एरर दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ भूले हैं हम। देखो कभी भी एरर आए, अच्छा कोड लिखने से पहले ना सीधा रन मत नहीं करना चाहिए, आपको पहले बिल्ड कर लो। बिल्ड में बता देता है, बिल्ड का मतलब आप चेक कर रहे हो कहीं एरर एरर तो नहीं है, कहीं मैंने कुछ लिखने में गलती तो नहीं कर दी, तो वो बता देता ठीक। है कि हाँ भाई आपने गलती की है। तो मैंने बिल्ड किया, तो अभी बता देगा कि देखो बिल्ड करके बता रहा है कि आपने ये गलती कर दी, और ये बता देगा कि इस प्रोजेक्ट में, इस फाइल में, इस लाइन नंबर पे गलती है आपकी। डबल लाइन क्लिक 100। करो। हाँ, तो डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो उसी लाइन नंबर पे डबल क्लिक करोगे तो पहुंचा देगा। कहेगा ये क्या लिखा है, पॉइंट, पॉइंट का मतलब मैं नहीं हाँ। समझता, तो हटा दो इसे, कि भाई पॉइंट थोड़ी था, हमारा तो ये था ना नाम स्टूडेंट उसका। क्लियर? जी सर, क्लियर। आप दोबारा से बिल्ड करो, जब आपने गलती अपनी सुधार ली, तो आप बोल रहे हैं बिल्ड 1 सक्सीड, कि भाई अब सक्सेस हो गया, अब आपने सुधार ली अपनी गलती। क्लियर? आप इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कोड चल रहा है नहीं चल रहा। तो स्टूडेंट का नाम क्या है, जो भी नाम डालो आप तनुश्री डाल देते हैं। एंटर, एंटर योर मार्क्स नंबर 95, एंटर योर हिंदी नंबर 82, एंटर योर एसएसटी नंबर 91, एंटर योर साइंस नंबर मे बी 87 86, एंटर योर इंग्लिश नंबर 89। अब इसने सब बता दिया। नेम ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इज तनुश्री, तनुश्री गॉट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ 443। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो एक स्पेस डालना पड़ेगा हमें। आउट ऑफ 500 तनुश्री गॉट द टोटल परसेंटेज ऑफ 88, स्टूडेंट इज फर्स्ट। तो स्टूडेंट की जगह तनुश्री आना चाहिए। तो देखते हैं हमने क्या गड़बड़ की है। हमने ऐसे लिख दिया स्टूडेंट इज ये, तो यहाँ पे स्टूडेंट की इसकी जगह क्या आएगा, स्टूडेंट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे स्पेस डाल देंगे जिससे कि चिपक के ना आए। जैसे यहाँ पे भी एक स्पेस डाल देंगे जिससे कि इससे चिपक के ना आए, जैसे यहाँ पे स्पेस डाल रखा है ऊपर मैंने। यस सर। क्लियर? इसमें कोई डाउट या दिक्कत समझने में? नो सर, क्लियर हो गया। चलोगे, अब ऐसे ही एक बार आपको देख के करना, बिना देखे पहले मत क्या करो, पहले देख के करो, फिर दूसरी बार खुद प्रैक्टिस करो बिना देखे। कर ठीक है लोगे? सर। हाँ सर, बिल्कुल। ओके। सर एक क्वेश्चन और था उसमें जो आपने भेजे थे क्वेश्चंस, हाँ हाँ हाँ, पूछो। उसमें क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वाला, वो कंसेप्ट समझ नहीं आया था मुझे कि स्टार्टिंग कैसे करना है, कि ओके, कोई नहीं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन एक्स वाई जेड एंड कौन सा क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर बताओ क्या था? तो 7th था शायद, मैं देख के बताती
if else practices. सर 9th क्वेश्चन था। चलो ठीक है, चेक करते हैं 9th क्वेश्चन में क्या पूछा है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको सारे आएंगे, क्योंकि ये तो लॉजिकल के बेसिस पे है ना, कि आपका लॉजिक कैसा है, या फिर आप ये जो जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जस्ट ये है कि जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हाथ बैठ जाता है, तो मैंने आपको इफ एल्स समझ में आना चाहिए कि ये कंडीशन होगी तो ये करेंगे, ये कंडीशन होगी तो ये करेंगे। हाँ, यस जरूरी सर। नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे करके ही मानो, ये कोई जरूरी नहीं है, आप नेक्स्ट पे मूव हो जाओ। बट हालांकि ये हम ओके चेक सर। कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, राइट अ सी शार्प प्रोग्राम, कि एक सी शार्प का प्रोग्राम लिखो टू एक्सेप्ट अ कोऑर्डिनेट पॉइंट इन एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि भाई वो कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट लेगा एक्स वाई सिस्टम में, एंड डिटरमाइन इन विच क्वाड्रेंट द कोऑर्डिनेट पॉइंट लाइज। ओके, तो कह रहा है अगर इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स की है 7 और इनपुट वैल्यू ऑफ वाई की है 9, तो द कोऑर्डिनेट पॉइंट 7 लाइन 9 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्वाड्रेंट वो ये लाइन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बताता हूँ कैसे क्या होता है ये। हाँ सर, थोड़ा मैथ्स का कंसेप्ट लग रहा था इसमें। हाँ, तो मैं बताता हूँ होता क्या है ये। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये अपना लंबे वाला होता है, वर्टिकल वाला वाई वाई। कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा होता है, नंबर्स होते हैं। देखो यहाँ से -5, थोड़ा स्पेस डाल देता हूँ, -4, -3 और स्पेस, -2। स्पेस की टेंशन मत लेना, कहीं स्पेस मैंने कम डाल दिया कहीं ज्यादा, हालांकि बराबर होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। -1 ऐसे, और ये बीच वाला जो पोर्शन होता है, जो ये बीच वाला पॉइंट होता है, बीच वाला वो जीरो जीरो होता है। जीरो, जीरो कौन सा होता है, ये वाला दिखा देता हूँ आपको। मिडिल पॉइंट। करेक्ट, मिडिल पॉइंट ये वाला जो जीरो होता है, मिडिल मिडिल पॉइंट जीरो होता है। और यहाँ पे फिर से बढ़ता रहता है, बड़ा कर देते हैं। कैसे बढ़ता है, 1, बड़ा सिंपल है, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ऐसे आप समझ जाओगे, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि क्या करना है इसमें। 1 2 3 4 5, अभी इतना ही बना लो, ऐसे आगे तक होता होगा पूरा, ठीक है। वैसे ओके ही सर। वाई में होता है, वाई में ऊपर प्लस होते हैं, नीचे माइनस होते हैं, ठीक है। और ओके सर। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, सेकंड। इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ, फोर्थ। ठीक है। अब यूजर से बोलना है अपना एक्स नंबर बताओ और वाई नंबर बताओ। तो अगर यूजर ने दोनों प्लस प्लस बता दिए, तो प्लस मतलब मान लो, ओके चलो यहाँ पे देख, पूरा से दिखा देता हूँ आपको। 3 2 1, ऐसे ऊपर तक बहुत सारे नंबर होते हैं, एंड तक मान लो पूरा ना, खाली वे तो एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। -1 -2 ऐसे -3, ठीक है। कुछ भी ना होता है, मतलब ऊपर प्लस में होते हैं, नीचे नेगेटिव में। अब मान लो यूजर ने कोई पॉजिटिव नंबर दिए, एक्स को भी पॉजिटिव बताया, वाई को भी पॉजिटिव बताया, तो एक्स का पॉजिटिव यहाँ पे है, वाई का यहाँ पे है, तो वो पॉइंट मान लो x3 है, y3 है, तो इनका पॉइंट क्या कहाँ पे बनेगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर, जहां पे दोनों पॉइंट काटेंगे उसको उसे बोलते हैं पॉइंट्स, कि जो पॉइंट बन रहा है, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। आप ये यस पॉइंट बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस, तो अगर दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे तो पॉइंट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप क्या लगाओगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, देन
रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x माइनस हुआ और y प्लस हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? x माइनस और y प्लस करेक्ट। देखो y प्लस सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड आ जाएगा। तो आप कंडीशन लगा दोगे इफ x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड सॉरी x ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0 देन सो सेकंड। ऐसे ही थर्ड के लिए अगर x और y दोनों ही नेगेटिव हुए तो थर्ड, अगर y नेगेटिव हुआ x पॉजिटिव हुआ तो फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है सर, अब समझ आ गया। समझ गए? वैसे यही उन्होंने किया हुआ है। चलो अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। नए टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, नए टॉपिक पढ़ने से पहले मुझे 1 मिनट दो, मैं पानी लेके आता हूँ जिससे कि अच्छे से मैं पढ़ा सकूं। ओके ठीक है? सर। हेलो तो अनुश्री, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, आते हैं हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट ओके टॉपिक क्या सर। है हमारा कि डाटा टाइप्स। कि भाई आपने डाटा टाइप्स बता तो दिए कि स्ट्रिंग होता है, इंट होता है, पर टोटल कितने तरीके के डाटा टाइप होते हैं और डाटा टाइप का मतलब क्या है कि ये क्यों यूज होते हैं, ये सब चीजें पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले नोटपैड खोलेंगे, थोड़ा सा समझते हैं कि डाटा टाइप क्या है। अब देखो, क्योंकि मैंने बताया था कि हम जो रियल लाइफ में यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूज करता है भाई 01 लैंग्वेज। लेकिन क्योंकि हमें आसान लैंग्वेज बनानी थी, जैसे सी शार्प, जावा, ये सब आसान लैंग्वेज हैं जो एक नॉर्मल प्रोग्रामर समझ जाए। एक नॉर्मल प्रोग्रामर समझ के उसमें कोड करेगा और बाकी कन्वर्जन का काम ये लोग करेंगे। तो इन्होंने कहा कि आसान लैंग्वेज बनाने के लिए कुछ आसान वेरिएबल्स को, कोई मतलब आसान तरीका होना चाहिए बात को कन्वे करने का। तो इन्होंने बताया कि कुछ फेमस, इन्होंने कुछ डाटा टाइप्स बनाए। जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपको 1 2 3 ऐसे नंबर शो कहीं पे सेव कराने हैं तो उसके लिए हम 3 डाटा टाइप आपको दे रहे हैं। 3 क्या, कौन-कौन से दिए हैं? मतलब चलो 3 को बताता हूँ। बिट पहला दिया है बिट, दूसरा दिया है इंट 16 या फिर इंट बोल लो, चलो इंट और लॉन्ग। एक और भी होता है बीच में, चेक करते हैं नाम कौन-कौन से नाम है। और मैं ये लिंक आपको शेयर करूंगा, इसमें से कुछ-कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आपको थोड़ा सा याद करने वाली भी चीज है इसमें।
ये ठीक है सर। ट्यूटोरियल टीचर का ये सही है। तो देखो, बहुत ज्यादा डाटा टाइप नहीं होते, थोड़े से ही होते हैं, तो आपको ज्यादा या टाइम लगेगा नहीं याद करने में। हाँ, शॉर्ट होता है उसका नाम, जो मैं कह रहा था। अब इतने ही है टोटल, आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डाटा टाइप है टोटल। अब ये डाटा टाइप क्या है कि इनके अंदर आप कुछ ना कुछ वैल्यू सेव करा सको। कैसी वैल्यू? उन्होंने कहा भाई अगर आपको ये सब सेव कराना है तो मैंने इतने सारे दे रखे हैं आपको, किसी के अंदर भी सेव सेव करा लो। तो इतने सारे क्यों दिए, एक ही क्यों नहीं दिया? तो डॉट नेट ने कहा इतने सारे मैंने इसलिए दिए हैं आपको ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेव कर लो। कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको छोटी वैल्यू सेव करानी है, वापस आते हैं, आपको सिर्फ बाइट मतलब 0 से लेके 255 तक की वैल्यू सेव करानी है। उससे ज्यादा आपको वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। तो आप बाइट का इस्तेमाल करो। बाइट क्या करता है, ये ओनली 8 बिट की मेमोरी लेता है। मतलब जितना छोटा सामान हो, आप जितना छोटा वेरिएबल का टाइप लोगे, उतनी ही कम मेमोरी यूज करेगा वो। अगर आप देखो तो बाइट की कितने तक, अगर आपको 0 से 255 सेव कराना है, तो आप बाइट का इस्तेमाल करो और ये सिर्फ 8 बिट मेमोरी लेता है। तो अनसाइंड सर, हाँ, अनसाइंड क्या है? अभी बताता हूँ अनसाइन क्या है। पहले समझो कि सिर्फ ये 8 बिट मेमोरी लेता है। अब इसी का भाई है एस बाइट। एस बाइट का मतलब साइंड बाइट। तो साइंड बाइट और अनसाइंड बाइट में डिफरेंस क्या है कि ये 0 से 255 लेता है और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अपने अंदर सेव कराता है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव भी सेव करानी है तो एस बाइट यूज करो, साइंड बाइट। ये क्या करता है, नेगेटिव से शुरू करता है, तो 255 को आधा कर दो। आधा क्या होता है, 127.5 होता है। तो ये -128 से शुरू करता है और 127 तक अपने अंदर स्टोर कराता है। क्लियर? हाँ, कि ओके अगर सर। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इतनी ही वैल्यू सेव करानी है तो ये लो भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 बिट यूज होगी। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि इतने में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, कि -32,000 से +32,000 हो सकती है, तो आप शॉर्ट यूज करो। तो उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ 16 बिट लगेगा। जैसे होता नहीं कि किसी के घर की रिक्वायरमेंट, मान लो एक ही फ्लोर है, 2 लोग हैं खाली, तो वो अपनी टंकी यूज कर लेंगे 50 लीटर की। उन्हें 50 लीटर की टंकी की जरूरत है, वो 2000 लीटर या फिर मतलब 50 नहीं हो सकता, 100 200 जितने भी लीटर, पर उनकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी कि मैं इतने लीटर की टंकी यूज करूंगा, मुझे इतना ही पानी चाहिए। लेकिन अगर उसी घर में 10 लोग आके रहने लगे तो उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो फिर वो 1000 हुँ, 2000 ज्यादा लीटर की टंकी लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर आपको कम नंबर की जरूरत है तो आप छोटा वाले वेरिएबल लो, वो कम मेमोरी लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा, और सबके साथ देखो अन यू वाले भी हैं, जहां पे यू का मतलब होता है अनसाइंड, एस का मतलब होता है साइंड। तो देखो शॉर्ट में जहां पे कुछ भी नहीं लगाया, वो माइनस से लेके प्लस तक की वैल्यू ले रहा है। लेकिन यू मतलब अनसाइंड, अनसाइंड शॉर्ट क्या ले रहा है, सिर्फ प्लस ले रहा है। तो ये प्लस हो जाएगा आगे। तो टोटल दोनों को जमा कर देंगे तो ये इसका डबल हो जाता है बेसिकली। इसका डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि वो आधा माइनस वाला नहीं ले रहा ना, इसलिए वो डबल कर देता है। अब जो कॉमनली यूज है, सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, इंटीजर। ये 32 बिट लेता है। अच्छा, 32 बिट का मतलब होता है 4 बाइट। एक बाइट का मतलब देखो 8 बिट है ना, तो 32 बिट का मतलब क्या हुआ, 4 बाइट। सबसे छोटी यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो बाइट होता है। तो देखो सब सब चीज बिट में है। तो अगर इसे बाइट में बोलेंगे कि इंटीजर कितने बाइट लेता है, तो क्या बोलोगे, एक बाइट 8 बिट लेता है, तो इंटीजर 4 बाइट लेता है। 4 बाइट बोलो या फिर 32 बिट बोलो, एक ही बात है। क्लियर है, कोई डाउट बताओ? आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो मुझे रोक देना। सो इंटीजर मैंने बताया 4 बाइट लेता है। उसकी रेंज क्या है, ये है इसकी रेंज। अब रेंज का मतलब क्या है ये भी दिखाता हूं।
मैं यहाँ पे एक इंटीजर में कुछ वैल्यू सेव कराता हूँ। जो रेंज की लास्ट वैल्यू है यही सेव कराता हूँ। तो जब तक ये सेव कराऊँगा तब तक तो कोई एरर नहीं आ रही। देखो बिल्ड करता हूँ, आराम से मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड 1 सक्सीड 0 फेल्ड कि भाई कुछ भी फेल नहीं हुआ, सब सक्सीड हो गया। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप पे बोलो कि हाँ, आवाज़ आ रही है, देन वी कैन कंटिन्यू। ठीक है? लेकिन जैसे ही हम एक नंबर और बढ़ाएँगे और फिर बिल्ड करेंगे, वैसे तो उसने वैसे ही रेड करके दिखा दिया कि एरर है, लेकिन फिर भी बिल्ड करेंगे तो बिल्ड फेल हो गया। कह रहा है भाई इसको यू इंट का है ये तो अनसाइंड इंटीजर है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है कि मेरी जो हिम्मत है वो सिर्फ यहां तक सेव करने की है। अगर आप एक वैल्यू बढ़ा दोगे तो उसको मेरी हिम्मत नहीं है सेव करने की। आपको डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, यू इंट करना पड़ेगा, अब मैं सेव कर लूंगा। क्लियर है? कोई डाउट? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आपको क्लियर है तो आप बोलो या फिर एक बार ट्राई करो दोबारा से कनेक्ट करने की। डिस्कनेक्ट होके दोबारा से कनेक्ट हो जाओ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अब मुझे सर आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, होल्ड ऑन हो गई क्लास इन तो। ओके, ओके, अब आपको आवाज़ समझ में आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज़ सर आपकी। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इंटीज़र अगर होगा, तो उसकी रेंज सिर्फ़ इतनी ही होगी। आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रही है, नहीं दिख रही? हाँ सर, विज़िबल है। ठीक है, तो उसकी रेंज इतनी होगी। मैंने फिर आपको बताया कि अगर इससे ज़्यादा की वैल्यू डाल दूँगा, तो इंटीज़र में सेव नहीं करा सकता। मुझे नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले पे। वो देखो रेड कलर आ जाएगा नीचे, वो बोलेगा एरर है भाई। सर ये तो तो मैंने मुझे समझा ही नहीं, ये वाला कांसेप्ट समझा नहीं था। अच्छा, अच्छा, ठीक इससे है, मैं क्या पहले कह ही रहा हूँ। क्विज़ बंद हो गई थी। ओके, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोबारा समझा देता हूँ हाँ, कि यहाँ इन पर थे इंटू में 32 ठीक बिट है, साइन। तो इंट का क्या है 32 बिट इंटीजर है और उसकी रेंज ये है। अब इसकी रेंज का मतलब क्या होता है कि चलो हम इंटीजर में ये रेंज सेव करा के देखते हैं। तो मैंने इंट लिया, इसमें ये रेंज सेव करा के देखने की कोशिश की मैंने। और बिल्ड किया, देखो कोई एरर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यस इसकी सर। रेंज है तो अपनी रेंज वाला सेव करा लेगा। लेकिन जैसे ही मैंने रेंज से बाहर गया, जैसे ही रेंज से बाहर दूंगा, देखो रेड लाइन आ गई नीचे, और बिल्ड करूंगा तो एरर दे देगा। बोलेगा इंटीजर हूं मैं, मेरे बस की बात नहीं है। कह रहा है मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा यू इंट को। यू इंट क्या है? यहां हो गए तो एक, हाँ, उसकी रेंज अनसाइंड वाला है, तो उसकी रेंज है। तो कह रहा है ये जो वैल्यू है ना, ये यू इंट है, इंट नहीं है। तो आप यू इंट में मूव कर दो। तो आपको क्या कर लेना पड़ेगा फिर, अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू हुई तो यू इंट। अब यू इंट में भी यहां तक ले सकते हो। अगर इससे बड़ी बात हुई तो यू इंट में वो भी नहीं आएगी। यहां तक यू इंट संभाल लिया। जैसे ही इससे बड़ी बात आई तो यू इंट भी एरर दे देगा, नीचे रेड लाइन आ जाएगी, ये देखो आ गई। तो यस कहने सर। का मतलब क्या है कि ये सारे डाटा टाइप होते हैं और इनके यहाँ पे रेंज लिखी हुई है। लॉन्ग है, वैसे यू लॉन्ग है। अब उसके बाद आते हैं डेसिमल वाले। सर इनकी डेसिमल रेंज में याद करनी होगी। नहीं, रेंज याद नहीं रेंजेस। करनी। नहीं, नहीं, रेंज याद नहीं करनी। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंटीजर यूज़ करोगे इनमें, क्योंकि इंटीजर देखो बीच में है, तो वो सब सब कवर कर लेता है इंटीजर। लेकिन जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो मेरी इससे भी हुई है, देखो इंटीजर की वैल्यू देखो तो कितनी बड़ी वैल्यू है।
1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 100 करोड़ की वैल्यू है, तो 100 यस करोड़ सर। की वैल्यू में लगभग सब सेव हो जाता है। तो आपको रेंज ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने आप ही लिखोगे, कभी ज्यादा रेंज आ जाएगी तो अपने आप ही एरर आ जाएगी कि भाई ये रेंज एक्स्ट्रा है, जैसे भी मैंने दिखाया था आपको। यस बट सर। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यू लॉन्ग है तो वो 64 बिट का है, लॉन्ग 64 बिट का है, इंटीजर 32 का है। तो जहां पे छोटी वैल्यू की जरूरत हो तो मैं इंटीजर लूंगी, ना कि लॉन्ग लूंगी। वरना लॉन्ग लोगे तो उसमें तो कुछ भी सेव करा लो। लेकिन जब मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरी जरूरत 50 लीटर पानी की है, तो मैं 10 लीटर पानी की टंकी में भर के क्या करूंगा? यस सर। करेक्ट, तो वाली बात है। ओके सर। उसके बाद डेसिमल वाले आते हैं। डेसिमल वाले भी वही बात है, 32 बिट से शुरू होंगे, उसमें थोड़ी छोटी वैल्यू सेव करा पाओगे। 64 बिट जो होंगे उसमें थोड़ी बड़ी वैल्यू, और उससे भी ज्यादा डेसिमल कराना है तो डेसिमल यूज करोगे, वो 128 बिट के हैं। वो देखो 10 की ई की पावर 28 तक इतने बड़ी वैल्यू तक स्टोर करा सकते हैं। और इससे ज्यादा बड़ा अभी तक कुछ इतना होगा भी नहीं कुछ कि इससे ज्यादा बड़ा हो। 10 की पावर 28 मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है। क्लियर? अब ओके एक सर, आता है कैर। क्लियर। कैर क्या होता है? जो अपने अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करता है कि, अच्छा इसे दिखाता हूं करके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैर, नाम भी तो वैर कैर, ये सिंगल कोट्स में लिखा जाता है और उसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। अगर दो चार कैरेक्टर करोगे तो वो भड़क जाएगा, एरर दे देगा। ये कह रहा है भाई मैं अपने अंदर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर स्टोर करूंगा। ये देखो रेड कलर की एरर आ रही है, नीचे रेड कलर आ गया। यस सर। तो सर कैरेक्टर इसमें जब यूज आपकी करने, हाँ पूछो। कैर में VAR वेरिएबल ले आएगी, वेरिएबल कैर। ये तो नाम लिखा है, नाम कुछ भी लिख सकते हो, सोनू मोनू टीटू कुछ भी। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, तो नाम मैंने लिख दिया वैर कैरेक्टर की, एक वेरिएबल कैरेक्टर ऐसे लिख दिया नाम। यहाँ पे किसी भी चीज का नाम आपके हाथ में, आप कैसे लिखो। मैंने खाली वैर कैर लिख दिया कि ये वेरिएबल है। किस तरह का वेरिएबल है? कैर टाइप का वेरिएबल है। ओके सर, ठीक है। ठीक है। अब आता है कैर के बाद बूल। बूल क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होता है। इसके अंदर सिर्फ दो दो वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या तो फॉल्स, या या ट्रू। तो फॉल्स स्टोर करोगे, या तो ट्रू। बस। अगर इसके अंदर आपने ये ऐसे कुछ स्टोर करना चाहा, या फिर नंबर स्टोर करना चाहा, तो एरर दे देगा, कहेगा मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो कुछ और चीज के लिए बना हूं, आप कुछ और डाल रहे हो मेरे अंदर। क्लियर? तो बूल के अंदर ओके। क्या? सिर्फ ट्रू और ट्रू फॉल्स। या फॉल्स। तो अब ये के लिए यस सर। फिर ट्रू डाल देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सबके पेरेंट है, सबके पिताजी हैं, पिताजी या माताजी। तो इनके पास एक स्पेशल ताकत है। जैसे अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, तो चारों बच्चों ने एक एक फ्लैट ले लिया। लेकिन माँ बाप के पास क्या ताकत होती है? वो किसी भी के साथ भी जाके रह सकता है, किसी सारे फ्लैट उनके आ जाते हैं, क्योंकि वो तो सबके माँ बाप है। हाँ सर। क्लियर? यस। तो वैसे ही यस सर। ऑब्जेक्ट सबके माँ बाप है। तो सबके माँ बाप मतलब ये इनके अंदर कुछ भी सेव कर सकते हो। इनके अंदर चाहे आप चाहो तो 1 2 3 कर लो, बुरा नहीं मानेंगे। देखो कहीं पे एरर नहीं आ रही। स्ट्रिंग कर लो तो भी बुरा नहीं मानते। करेक्टर कर लो तो भी बुरा नहीं मानते। तो ऑब्जेक्ट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसे नोट करना जब आप अपने नोट्स बनाओगे। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में लिखना कि इंटरव्यू में पूछते हैं कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो अपने अंदर सब कुछ स्टोर कर लेता है। तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट है ऐसा वेरिएबल। तो वो बोलेंगे यस ऐसा सर। क्यों है? तो आप बताओगे बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट वेरिएबल ऑफ ऑल द वेरिएबल। ऑल अदर वेरिएबल्स। करेक्ट, ऑल अदर वेरिएबल्स। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब आपको कोई टेक्स्ट वगैरह स्टोर करना होता है तो उसके लिए स्ट्रिंग यूज करते हो। कुछ भी, कोई भी चीज स्ट्रिंग में आ सकता है, कोई भी टेक्स्ट वगैरह स्टोर करना है। और उसके बाद डेट टाइम। अगर आपको कोई डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए डेट टाइम। डेट टाइम से डाटा टाइप है। हाँ डाटा टाइप है, तो इसके अंदर डेट टाइम यूज करोगे। जैसे कि फिलहाल के लिए मैं क्या सेव कर रहा हूँ, अभी का जो टाइम हो रहा है वो सेव कर लेता हूँ।
नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ मतलब अभी का जो टाइम हो रहा है वो सेव कर दो। अब इन्हें प्रिंट करा लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई क्या-क्या वैल्यू आ रही है। इसका नाम भी ऐसे लिखता है ना, var यूनिट। तो ये सबका नाम ऐसा लिखा है तो उसका नाम भी ऐसा लिखना चाहिए। यस। var यूनिट यहाँ पे आ गया ये var bool, var obj, var string और एक और बचा है, क्या है, var डेट टाइम। डेट टाइम। डेट, खाली डेट लिया मैंने, नाम कुछ भी ले सकते हो, नाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो ये सारी चीजें प्रिंट हो गई। यहाँ पे 20, यहाँ पे ए, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे एस, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये सिंगापुर का टाइम है, अभी कि सिंगापुर में क्या टाइम हो रहा है। यस सर, ओके। ठीक है, तो ये होते हैं भाई डाटा टाइप। आपको ये जो मैंने लिखे हैं ये तो मेन डाटा टाइप है ही, बाकी को एक बार देख लेना कि कौन सा कैसा है, लेकिन ये जो लिखे हैं ये मेन है। साथ में इंटीजर भी, INT, वो भी मेन है। यस सर, ओके। अच्छा, इनकी एक और चीज आपको याद करनी है कि सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा डिफॉल्ट वैल्यू का, ये रही। इन सब वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया, देखो इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं किया, स्ट्रिंग के अंदर मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया, खाली स्ट्रिंग को ऐसे डिफाइन कर दिया। तो अब मैं अगर ये प्रिंट करा देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? तो जीरो। आंसर क्या बताओ? सर जीरो वैल्यू आएगी डिफॉल्ट। नहीं, जीरो नहीं आएगी। हर वेरिएबल की अलग डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू ओके। सेट कौन करता है? डॉटनेट अपने आप सेट करके भेजती है। तो क्या है डिफॉल्ट वैल्यू? स्ट्रिंग की नल है। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। नल मतलब ओके। कुछ भी नहीं। नल का मतलब, अच्छा, एक इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई नल और ये एम्प्टी, क्या दोनों का मतलब एक ही है? तो आप बोलोगे नहीं, एम्प्टी का मतलब है एम्प्टी स्ट्रिंग, बट नल का मतलब है कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पे रन करूंगा तो लास्ट में देखना कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। एरर क्यों? अच्छा, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। रन करो तो ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। यस सर। ठीक है, और अगर मैं ये भी लिख देता हूं, देखो अब देखो इसमें एम्प्टी डाल दिया मैंने, तो भी तभी भी सेम आ रहा है, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। यस सर। लेकिन मेमोरी में डिफरेंस है। मीनिंग मेमोरी में डिफरेंट कैसे? है। हाँ, मीनिंग बताओ, देखो बताता हूँ कैसे मीनिंग डिफरेंट है। जब ये एम्प्टी वाला होता है ना, तो इसके लिए मेमोरी, कहीं मेमोरी में ऐसे असाइन हो रहा होता है, ऐसे कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन हो रही होती है। यहाँ पे खाली मतलब एक डिब्बा लेके खाली वैल्यू असाइन हो जाती है। और नल मतलब कुछ भी असाइन नहीं है, नल मतलब कुछ भी है ही नहीं। तो यहाँ पे एटलीस्ट मेमोरी तो है, वहां पे कुछ भी नहीं है। बाकी डिटेल में जब मैं स्टैक और ये बताऊंगा डाटा टाइप, मतलब सॉरी मेमोरी टाइप, हीप और स्टैक, कि कैसे वैल्यू मेमोरी स्टोर होती है, तब ज्यादा समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए समझ लो स्टैक या एम्प्टी का मतलब कि उसे कुछ मेमोरी मिली है जो कि एम्प्टी है, जहां पे एम्प्टी को सेव कराया गया है। बट नल का मतलब कुछ भी नहीं है। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो फिर आज के लिए इतना ही रोकते हैं। डाटा टाइप ही पढ़ो आप, और ये क्वेश्चन करो इफ एल्स वाले अच्छे से। और ये डाटा टाइप में सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्या बोलते हैं, जितने भी ये डाटा टाइप है सबको प्रैक्टिस करके देखना है, एक बार करके देखना है। और इनकी डिफॉल्ट वैल्यू ये याद पता होनी चाहिए कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। जैसे इंटीजर की क्या है? जीरो है। फ्लोट की भी जीरो, डेसिमल की भी जीरो। बूल की फॉल्स, अगर बूल में कुछ भी नहीं डालूंगा तो फॉल्स आ जाएगा। चेक करके देख लो, चाहे सबको चेक करके देखना है आपको।
ठीक तो है सर। बुल में कुछ भी नहीं डाला मैंने। तो बोल रहा है एरर कहीं न कहीं यूज़ ऑफ अनअसाइन्ड लोकल वेरिएबल बूल। क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, जब आपको लोकल वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताऊँगा, तब ये समझ में आओगे। बट लोकल वेरिएबल कह रहा है कि आपका ये जो वेरिएबल है, ये लोकल है। लोकल का मतलब क्या होता है? वो जब जब क्लास में आएँगे तो बताऊँगा। लोकल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो इसे, ग्लोबली इस्तेमाल नहीं कर रहे इसे। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, उसको तो आप बिना असाइन किए यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू आपको असाइन करनी ही पड़ेगी। तो इसमें अगर मैं असाइन कर देता हूँ ट्रू, तब तो यूज़ कर लूँगा, नहीं करूँगा असाइन तो एरर दे देगा। क्या एरर देगा कि भाई ये लोकल वेरिएबल है, इसके अंदर कोई वैल्यू डालो तभी मैं यूज़ करने दूँगा। ये देखो, ठीक है सर। ठीक है? अभी लेकिन इसे यहीं पे होल्ड करना। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है वो बताऊँगा। ये लोकल वेरिएबल है, दूसरे टाइप का जो वेरिएबल होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। जब क्लास पढ़ाऊँगा तो उसमें वो कांसेप्ट आएगा कि अगर क्लास लेवल पे डिफाइन किया है तो वो ग्लोबल वेरिएबल, और अगर मेथड लेवल पे डिफाइन किया है तो वो लोकल वेरिएबल। तो इसको मेथड लेवल पे डिफाइन किया है। आप कहोगे कहाँ किया है? मेथड तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उसका आंसर ये है कि जो मेन मेथड नहीं पढ़ा था आपने कि मेन मेथड है, मैंने कहा है ना कि डॉटनेट ने आप मेन मेथड अपने यहाँ पे यस बना सर। लिया। तो वो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं, डॉटनेट अपने आप ही उन सबको मेन मेथड के अंदर डाल दे रहा है। अब क्योंकि वो मेन मेथड के अंदर आ गए, तो अब ये लोकल वेरिएबल बन गया। जो मेथड के बाहर होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। उसमें कुछ भी बिना डिफाइन किए छोड़ सकते हो। अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना, ये खाली मैं एक बार आपको बता रहा हूँ हल्का-सा कि जिससे आपको पता चल जाए एरर क्यों आई थी। बट इसकी पूरी क्लास होगी, उसमें डिटेल में समझ में आएगा आपको। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। तो कर पाओगे इसकी प्रैक्टिस, और इफ एल्स का भी और प्रैक्टिस करना कि जिससे आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाए कि इफ कहाँ पे यूज़ करना है, एल्स कहाँ पे यूज़ करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको इफ के साथ एल्स लगाना ज़रूरी है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इफ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है पर सर। सिर्फ़ और पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एल्स यूज़ नहीं कर सकते। पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एल्स इफ यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इफ यूज़ कर सकते हो। ओके, मतलब इफ यूज़ कर एल्स की नीड नहीं होएगी फिर इफ करेंगे तो यूज़। करेक्ट, करेक्ट। जैसे ओके सर। कि कोई बोलता है ना कि अगर मैं तुझे पैसे दूँगा, तभी सामान लेके आइयो। जनरल लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ना, तभी तुम दूध लेके हुँ, आना। पर मैं हुँ। यहाँ पे उसे ये नहीं बता रहा कि अगर नहीं दूँगा तो क्या करना? ये नहीं बता रहा, हाँ, तो खाली इफ बता रहा हूँ कि अगर पैसे दूँगा तो दूध ले आना। हाँ, इफ स्टेटमेंट आ गया फिर। करेक्ट, तो खाली इफ आ गया, यहाँ पे एल्स नहीं है। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। ठीक है। चलो आज और कल में इसे प्रैक्टिस करो, और फिर परसों करेंगे आपकी आपकी क्लास। परसों, ठीक है सर। ठीक है? ऑलराइट। चलो, थैंक यू बाय-बाय। सर। नो बाय सर। प्रॉब्लम, बाय-बाय।